इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उसमें नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। पीएम मोदी पर हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेचने का लगाया आरोप। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा, राहुल गांधी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। दक्षिण कोरिया के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय समुदाय को राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। कहा, विकसित भारत बनकर रहेगा हिंदुस्तान। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सहित कई दिग्गजों ने जताया दुख। भुवन चंद्र खंडूरी को अंतिम श्रद्धांजलि की अर्पित। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विकास के काम पर दिया जोर। कहा, उत्तर बंगाल में काम करके हम जनता की उम्मीदों को करेंगे पूरा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बस से किया सफर। पेट्रोल डीजल बचाने की जनता से की अपील। कहा, थोड़ी सी बचत करके भारत की आर्थिक स्थिति को करेंगे मजबूत। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रायबरेली दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खुलकर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सोना मत खरीदे, विदेश ना जाएं और खुद हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाते हैं। साथ ही पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और पीएम और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा। आर्थिक तूफान आ रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। देखना 2-3 महीने में आपको पता लग जाए कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं
कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाती है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूप में लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे, लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। दक्षिण कोरिया के दौरे पर सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्री हमारे विकास के मॉडल को कल्याणकारी राजनीति का एक नया मॉडल कह रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। 12 वर्ष पहले शायद ही किसी ने कल्पना की थी कि आने वाला दशक भारत के लिए परिवर्तनकारी दशक होगा, लेकिन 12 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है उससे देश की जनता को यह पक्का विश्वास हो गया है कि भारत विकसित भारत बनकर रहेगा और दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं रोक सकती। और साथियों, हमारी सरकार के विकास के मॉडल को आज अर्थशास्त्री न्यू वेलफेयरिज्म यानी कल्याणकारी राजनीति का एक नया मॉडल कह रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, सेल्फ रिलायंस बढ़ रहा है, इंक्लूजन बढ़ रहा है, इक्वलिटी बढ़ रही है और साथ ही साथ जिस सोशल जस्टिस के हम टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, हम सोशल जस्टिस के भी टारगेट को हम अचीव करते जा रहे हैं। इसके पहले 12 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली थी, तो साथियों शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आने वाला डिकेड भारत के इतिहास में एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिकेड होगा। संभवतः इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी लोगों ने, क्योंकि उसके पहले की जो ही गवर्नमेंट रहती थी, उनका जो कार्यकाल रहता था, गवर्नमेंट रहती थी 10 साल, 5 साल, 15 साल लोग गवर्नमेंट चलाते थे, चले जाते थे, लेकिन जनता की जिस परिवर्तन की अपेक्षा रहती थी उस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाता था। लेकिन आज 12 वर्षों के अंदर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस आधार पर हमारे देश की जनता को भी पक्का यह विश्वास हो गया है कि भारत दुनिया के कुछ देशों की तरह अब डेवलप्ड नेशन बनकर रहेगा, विकसित भारत बनकर रहेगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के निधन के बाद सिर्फ और सिर्फ देश भर में शोक की लहर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सहित कई दिग्गजों ने
पहुंचकर श्रद्धांजलि दी, जहां मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने हर दायित्व को सुचिता, ईमानदारी, लगन से निभाया है। उनके कार्यकाल को उत्तराखंड के लोग ही नहीं देश भर के लोग याद रखेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का जाना हमारे पूरे राज्य देश के लिए अपूरणीय क्षति है। तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने भी दुख जताया है। बहुत ही लोकप्रिय नेता जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी, जो वर्षों इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री रहे, सेना में अधिकारी रहे, बहुत ही उनका जीवन एक सुलझे हुए विचार का और बहुत ही तपस्वी टाइप इस प्रकार के वो एक भूमिका निभाने वाले, हर प्रकार के दायित्वों में बहुत उसको सुचिता से, ईमानदारी से, लगन से, अनुशासन से उन्होंने पूरा किया, निभाया। अच्छी आयु उनको प्राप्त हुई। आज हमारे बीच से वो चले गए हैं। उनके कार्यकाल को उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोग हमेशा याद रखेंगे। और एक पहलू जो उनका मुझे बताना है कि उस समय लोकपाल के विधेयक को पारित करा करके और एक सुशासन, एक सुचिता का जीवन सभी लोगों के लिए अनिवार्य किया जाए, ऐसी कल्पना उन्होंने ही दी थी और उस पर जितना भी काम हुआ है उस विचार के बाद ही हुआ है। तो ऐसे हमारे भुवन चंद्र खंडूरी जी आज चले गए हैं। मैं इस अवसर पर उनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं भगवान से कि उनको इस असह्य क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। जी का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम अनुशासन से, संयम से, नियम से और समय से सभी चीजों को पूरा करें। उनका जाना वास्तव में, क्योंकि मैं भी उनके साथ लंबे समय तक मैंने भी काम किया और एक अभिभावक के नाते भी उनकी कमी हमेशा हमको खलेगी। उनके जाने से सभी बहुत दुखी हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी चाहने वाले लोग हैं, उनके चिंतक हैं, परिवार के लोग हैं, सबको भगवान इस समय में शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड के लिए कितनी वो है? बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, उन्होंने अपने समय में कुछ कार्यों के, संस्कृति के मानक स्थापित किए थे, उन सब पर हमको चलना है, क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो हमको हमेशा उनके काम प्रेरित करते रहेंगे। जनरल खंडूरी न केवल केंद्र में मंत्री, न केवल मुख्यमंत्री, न केवल एक जनरल, बल्कि एक इतिहास पुरुष थे। और उन्होंने, जनरल खंडूरी ने केंद्र से लेकर के प्रदेश तक जो राजनीति की है, और राजनीति अपने आप में एक उदाहरण है सच्चरित्रता की, अनुशासन की और विकास की। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में हमसे छोड़ के चले गए हैं। उनके जो किए हुए कार्य हैं, उनका दिया हुआ जो मार्गदर्शन है, वो मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक रहेगी। और हमारे लोग ऐसे ही पवित्र और विकासशील इस धारणा से राजनीति में काम करेंगे। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनको शांति प्रदान करें और हमारे प्रदेश को उन्होंने जो देन दी है उसको प्रदेशवासी कभी न भूलें, यही मैं कामना करता हूँ। जैसा उनका व्यक्तित्व था, आज की राजनीति में कितना प्रासंगिक मानते हैं आप? देखिए, हरेक का अपना व्यक्तित्व होता है और हरेक के अपने समय में प्रासंगिकता होते हैं, और इसलिए उनके जो सद्गुण हैं, उनके जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही लाभदायी है, हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। बहुत ही धन्यवाद। समझता हूँ कि खंडूरी का जीवन अपना बहुत ही अनुशासित जीवन रहा है, और जहाँ उत्तराखंड और देश की राजनीति में उनका एक अलग स्थान रहा है। चतुर्भुज स्वर्णिम जो
योजना है अटल जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश में लागू की, वो आज भी लोग उसको बहुत याद करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड और देश को निश्चित उनके जाने से क्षति हुई है। हम तो 90 के दशक से जब वो पहली बार एमपी का चुनाव लड़े तो उसी समय मैं भी पहली बार विधायक का चुनाव लड़े और वो संसद में गए, मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया। तो 90 से लेकर के वो लगातार साथ साथ में काम करने का हमको सौभाग्य मिला है और उनके साथ मुख्यमंत्री के बाद उनकी कैबिनेट में भी मुझे काम करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप में मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ी क्षति है, विशेष करके उत्तराखंड के। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उत्तर बंगाल में बार बार बीजेपी का साथ दिया, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत किए। उत्तर बंगाल में काम करके हम जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। हमारे जो उत्तर बंगाल के मंत्री बने हैं वे हफ्ते में एक दिन जनता दर्शन करेंगे और प्रशासन के साथ कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही बैठक करके उत्तर बंगाल में हर योजना को लागू करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि एक एम्स, आईआईटी और कैंसर अस्पताल उत्तर बंगाल में बनाने के लिए जो वादे संकल्प पत्र में हैं उसे हम पूरा करेंगे। उत्तर बंगा बार बार बीजेपी को सपोर्ट दिया, मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए वोट दिया। 2009 से हमारी एमपी जीत रहा है पहाड़ में। उत्तर बंगा में काम करके हम लोग उत्तर बंगा का जनता का जो आशीर्वाद पिछले कम से कम 1.5 दशक से मिल रहा है, उसका जो सपना है, जो उम्मीद है, वो पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का स्टेट गवर्नमेंट करेगा। उत्तर बंगा में उत्तर कन्या को फुल फेजेड चालू करने का काम भी हम लोग करेगा। हर महीने चीफ मिनिस्टर को उत्तर बंग को मिलेगा। मैं यहाँ घूमने नहीं आऊंगा, काम करने के लिए आऊंगा और ज्यादा बात भी नहीं बोलूंगा, ज्यादा काम करूंगा। और जो हमारा नॉर्थ बंगाल का मिनिस्टर बना है, उन्होंने उत्तर कन्या में हर हफ्ते में पूरे एक दिन 9 से 11 बजे तक जनता दर्शन करेगा। 11 बजे से 1 बजे तक हर प्रोग्राम का रिव्यू करेगा एमपी एमएलए के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लेकर। 2 बजे से 4 बजे तक सब एमपी एमएलए के साथ हर हफ्ता मीटिंग करके उत्तर बंगाल में हर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। और एक एम्स, एक आईआईएम, एक आईआईटी, एक कैंसर हॉस्पिटल उत्तर बंगो को बनाने के लिए जो संकल्प पत्र में है, उसका लैंड और 4 जिले में होगा, 1 जिले में नहीं है, वो भी हम लोग करेगा। अभी हम लोग का काम है एमपी एमएलए के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का लिहाजो कर देना, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम चालू करना और पहाड़ में जीटीए में जो धांधली हुआ उसको इन्वेस्टिगेशन के द्वारा सब चोर को शिकंजा कसने का काम हम लोग करेंगे। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पेट्रोल डीजल गैस को हम जितना बचाएंगे उतना ही भारत की आर्थिक स्थिति को हम मजबूत करेंगे। आज संकट के समय में हम थोड़ा भी इसे बचाने का प्रयास करेंगे तो ऐसे समय में देश के लिए हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। रांची में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि दुनिया की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल भारत में है। लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। देश हित में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे अपील की, सब उसका पालन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। शहर में जहाँ भी जाता हूँ स्कूटी से जाता हूँ। आज जब नागरिक उड्डयन मंत्री आए तो उन्हें भी स्कूटी से लेकर आया गया। देशवासी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। देखो, जो अभी दुनिया की स्थिति है किसी से छुपा नहीं। मिडिल ईस्ट में क्या स्थिति युद्ध की किसी से छुपा नहीं। भारत में तो तेल क्यों है नहीं, तेल के कोई तो वही है। पूरी दुनिया में मानो स्थिति क्या है कि स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, ऑफिसेस बंद हो रहे हैं। क्रूड ऑयल का दाम आसमान छू रहा है। 60 रुपए से
100 से ऊपर चला गया, माने दुगना हो गया। फिर भी पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल भारत में है। लेकिन कुछ लोग हैं हर चीज को पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं। अरे पॉलिटिकल चश्मे से मत देखो, देश हित के चश्मे से देखो। और देश हित में जब प्रधानमंत्री ने अपील की, देश के करोड़ों लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े, मैं भी खड़ा हूं, मैं भी रवि गिलहरी प्रयास है। मैं भी 10 दिनों से स्कूटी में चल रहा हूं शहर में। बाहर जाता हूं तो एक गाड़ी में जाता हूं, कोई 3, 4, 5 गाड़ी नहीं। आज जब उड्डयन मंत्री आए, उन्होंने कहा नहीं मैं भी चलूंगा, तो मेरे घर 10-11 किलोमीटर स्कूटी से गए, हम उनको स्कूटी से लेके गए, स्कूटी से लेके आए। तो काफिला, वो जो कार केक का काफिला होता था, छूट गया नहीं। तो जो भी 1-1 लीटर 2-2 लीटर भी पेट्रोल डीजल बचाए, देश का पैसा बच रहा है, फॉरेन रिजर्व फंड बच रहा है। हर को ये प्रधानमंत्री का अपील पे खड़ा होना है। देश खड़ा है, कुछ लोग को छोड़कर जो देश के साथ नहीं है, देश के विकास के साथ नहीं है, देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ नहीं है। देश को डेड इकोनॉमी बताने वाले लोग खुद डेड हो गए। क्यों? जनता ने उनको डेड बना दिया। वो कभी भी देश के साथ नहीं खड़े होंगे। देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है, तभी देशवासी अपना वैकेशन भी कटेल कर रहे हैं, संडेज को सेलिब्रेशन में कटेल कर रहे हैं। नहीं भाई, अरे करते रहेंगे, जिंदगी है। फिर जाएंगे, घूमने जाएंगे, फिर क्लब जाएंगे, फिर सिनेमा देखने जाएंगे। अभी देश में फॉरेन रिजर्व फंड बचाना है, डीजल पेट्रोल बचाना है। देश खड़ा है, हम सब भी खड़े हैं। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।